इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद ही आप सभी ने ईवीएम को लेकर तरह तरह की न्यूज सुनी होगी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ईवीएम क्या होती है, कैसे काम करती है और डिस्कस करेंगे इसके सिक्योरिटी के बारे में। और ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं। देखिए, जो इलेक्शन की प्रोसेस है वह आज की बात नहीं है, वह बहुत सालों से काम में ली जा रही है दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से। और जहाँ तक बात है इंडिया की, तो यहाँ पर हम पहले बैलेट पेपर सिस्टम का यूज करते थे, जहाँ पर जो वोटर है वो एक कागज के टुकड़े पर मोहर लगाकर अपना वोट कास्ट करता था और फिर उन्हीं की काउंटिंग करके यह पता लगाया जाता था कि जो विनर है वह असल में कौन निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती गई, नंबर ऑफ वोटर्स भी बढ़ते गए, तो वोटिंग की काउंटिंग करना बड़ा टिपिकल काम हो गया। पेपर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में हमें जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की, जिसके जरिए जो काउंटिंग है वो एक्यूरेट हो और बहुत ही कम टाइम लगे और कॉस्ट भी कम हो जाए। और ऐसे में फिर डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को। पहली बार 1982 में केरला में कुछ पोलिंग बूथ में इसका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जगह जगह इलेक्शन में इसकी टेस्टिंग होती गई। और 2004 इलेक्शन के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए सब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को ही काम में लिया गया है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये इंडिया में दो जगह पर बनाई जाती है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में, और दूसरा है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह बेस्ड है हैदराबाद में। और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में मेनली हमें दो पार्ट मिलते हैं। जो पहला पार्ट है वह है बैलेटिंग यूनिट। यह वो पार्ट है जो एक वोटर के सामने होता है जब वह वोटिंग करता है। इसमें अलग अलग कैंडिडेट के नाम होते हैं, सामने पार्टी का सिंबल होता है, उसके सामने एक बटन होता है जिसे दबाने के बाद आप जिस पार्टी को वोट करना चाहते हैं उसके लिए आपका वोट रजिस्टर होता है। यहाँ एक मशीन में एक बार में 16 कैंडिडेट्स के नाम दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट्स की संख्या 16 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक साथ मैक्सिमम 4 मशीन को कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे मैक्सिमम कैपेसिटी बन जाती है 64 की। दोस्तों, ये जो बैलेटिंग यूनिट है ये 5 मीटर लंबे वायर के साथ में कनेक्ट की जाती है कंट्रोल यूनिट के साथ में। इसमें कोई भी वायरलेस सिस्टम नहीं होता है। और जो ये कंट्रोल यूनिट है इसमें कुछ बेसिक बटन्स होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो इसमें बैलेट बटन को दबाया जाता है, जिससे बैलेटिंग मशीन एक्टिव होती है और उसके बाद में एक बार में यह सिंगल इनपुट एक्सेप्ट करेगी, यानी कि एक वोट को ही एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद वापस से बैलेट बटन को दबाया जाता है और बार बार बटन दबाने के साथ जो वोट्स है वो इनपुट किए जाते हैं। यहाँ पर एक मशीन की कैपेसिटी है 3840 वोट की। एक बार में जब सभी वोट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में क्लोज बटन को दबाया जाता है और क्लोज बटन दबाने के बाद यह मशीन और किसी नए वोट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद एक टोटल बटन को दबाकर देखा जाता है कि जो टोटल वोट है वो कितने आए हैं और इसके बाद में इस मशीन को सील कर दिया जाता है। और जो रिजल्ट वाला बटन है वह दोस्तों सील रहता है और जब काउंटिंग की प्रोसेस शुरू होती है तब इसकी सील को खोला जाता है। रिजल्ट बटन को दबाकर यहाँ पर देखा जाता है कि किसको कितने वोट मिले हैं और फिर टोटल करके वापस देखा जाता है कि जो पहली बार डेटा मिला था उससे मैच करता है कि नहीं। अब दोस्तों, ये थी कंप्लीट प्रोसेस ईवीएम की। आप एक बार सोचकर देखेंगे तो लगता है कि हाँ, एकदम सिक्योर है, कोई वायरलेस सिस्टम नहीं है, एकदम फिजिकल चीज है, मशीन को सील भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो एकदम टेम्पर प्रूफ हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता है। और ये जो मशीन है ये भी काफी ज्यादा ऐसी ही कंट्रोवर्सीज में रहती है। कुछ कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज करते हैं और कुछ में इसे काम में नहीं लेते हैं। जगह जगह पर अलग अलग लॉज और नियम अपनाए गए हैं, लेकिन इंडिया में हम इसको काम में ले रहे हैं। अभी ईवीएम की टेस्टिंग एक बार पहले की गई थी कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट के द्वारा, यह सोचकर कि इस मशीन को कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों, उन्होंने वहाँ पर यह बताया था कि इस मशीन को मेनली दो तरीकों से करेक्ट किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि इस मशीन का जो डिस्प्ले है अगर उसको चेंज कर दिया जाए और जो नया डिस्प्ले लगाया जाएगा वह देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान उसे पहचान नहीं पाएगा कि उसमें अंतर क्या है। अंतर बेसिकली यह होगा कि जो नया डिस्प्ले लगाया गया है वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ होगा, जिससे कि ब्लूटूथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके अलावा एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम होगा जिस पर हम मनचाहा नंबर दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होगा क्या कि जब भी वह मशीन इनपुट लेगी तो वह एकदम सही तरीके से काम करेगी। पर जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस से जो मनचाहे नंबर मशीन के ऊपर दिखा सकते हैं और ऐसे में मैनिपुलेशन के बाद में वोट्स को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इस मशीन को बाईपास करने का है वो है इस मशीन की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करना। अगर हम इस मशीन की मेमोरी को रीराइट करते हैं अपने नए डेटा के साथ में तो ऐसे में भी दोस्तों जो वोट हैं वो कम्प्लीटली चेंज किए जा सकते हैं। हालांकि इस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड है, उसको नहीं तो निकाल सकते हैं और नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा इस मशीन में और कोई पोर्ट्स है ही नहीं, जो कुछ भी है सारा मशीन के अंदर ही है। फिर भी अगर हम फोर्सफुली अगर मेमोरी को रीराइट करते हैं तो ये चीज भी पॉसिबल है। लेकिन इन दोनों ही तरीकों में मशीन की एक्सेस जरूरी है और ना सिर्फ एक्सेस जरूरी है, उसके लिए नॉलेज भी जरूरी है कि कैसे मशीन की स्क्रीन को चेंज करना है। उसके बाद में कैसे एक एक मशीन के लिए अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए। और उसके अलावा अगर आप एक मशीन में जाएं उसकी मेमोरी को खोलें तो यह भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और जो बेसिकली हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि इस मशीन को टेम्पर कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वह बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ये माना था कि ये मशीन जो है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है और इसी को लेकर इंडिया में अभी
एक नया सिस्टम भी साथ में आने वाला है जो है VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि जब कोई वोटर मशीन में अपना वोट प्रेजेंट करेगा तो साथ में एक और मशीन लगाई जाएगी जिस पर एक कागज के ऊपर दिखाया जाएगा कि आपने जो वोट किया है वो किसको किया है, ताकि आप वेरीफाई कर सके कि जो वोट दिया है वो सही गया है कि नहीं। उसके बाद जो कागज है उसे बाद में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ऑडिट के लिए काम में लिया जा सकता है। दोस्तों ये सिस्टम 2014 में जो इलेक्शन हुई थी उसमें 8 जगह काम में लिया गया था और उसके बाद हर इलेक्शन में इसे काम में लिया जाता है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस ईवीएम की। आपको क्या लगता है कि इसे हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय शेयर करें।